लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था, एक बार जल्दी से फास्ट रिकैप। अपन ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कर लिया था, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पूरा देख लिया था कि साइकिल कहाँ से कहाँ तक कैसे काम करती है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। अब वेस्ट मैनेजमेंट और ये सब देखेंगे। एक चीज़ समझ लो थोड़ा सा, एक NPCIL बताया था ना, बहुत सारे अभी संस्थाओं का नाम लिया था मैंने, अलग अलग काम करते हैं। NPCIL क्या काम करती है इंडिया में? NPCIL मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसका क्या काम है? इसका काम ये करना है कि भाई इंडिया में जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनका डिज़ाइन करना, ठीक, उनका डिज़ाइन करना, उनको बनाना, उनको कंस्ट्रक्शन करना, ठीक, उनको कमीशन करना। कमीशन मतलब उसका पूरा चालू रख रखाव करना, ठीक है, और ऑपरेशन करना। कमीशन मतलब स्टार्ट करना, किसी चीज़ को नया कमीशन करते हैं ना, नया नया अपने बेड़े में लेते हैं, उसको बोलते हैं कमीशन करना। ठीक है, नया नया मान लो नया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, तो उसको नया अपने बेड़े में लेना, उसको क्या बोल रहे हैं हम? कमीशन करना। कमीशन मतलब अपने में यूज़ करने के लिए चालू करना। ठीक है, तो ये सब किस चीज़ का? डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सब किसका? जो भी इंडिया में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। ठीक है, एक बार IAEA पे क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, तो ये NPCIL पे भी आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार इसका फुल फॉर्म चेक कर लेना, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये भी देख लेना। ठीक है, एक और चीज़ जान लो, एक और संस्थान है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये भी माइनिंग में और उत्पादन में, प्रोडक्शन में, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड काम करती है। किस चीज़ काहे में माइनिंग करती है ये करती है रेयर अर्थ में, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ना, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये क्या होते हैं? जैसे मोनाजाइट सैंड पड़ा होगा, ठीक है ना, एग्जांपल मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड मतलब क्या होता है? ये जो कोस्टल एरियाज है ना, जैसे केरल वगैरह, वहाँ पे कुछ रेत मिलती है। उन रेत में क्या होते हैं? ये यूरेनियम, थोरियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो उन रेतों को वहाँ से कलेक्ट करने का काम कौन करता है? ये करती है। ठीक है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ठीक, समझ में आ गई ये दोनों बात? आ गई तो आगे बढ़े। समझ में आ गया? ठीक है, मिटा दूं ऊपर वाला? ठीक, अब देखो, इंडिया और न्यूक्लियर पावर को हम समझते हैं कि भाई इंडिया और न्यूक्लियर पावर, थोड़ा सा समझो क्या टारगेट है। तो मतलब इंडियाज प्रोस्पेक्ट्स एज अ न्यूक्लियर पावर। क्या क्या इंडिया की, क्या क्या किया है इंडिया ने और क्या क्या करना चाह रहा है, तो वो सब हम समझते हैं। ठीक है, देखो इंडिया की अचीवमेंट अगर तुमसे पूछेगा इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है न्यूक्लियर पावर सेक्टर में, इंडियाज अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब क्या? कि भाई क्या क्या उसने अभी तक अच्छा अच्छा किया हुआ है न्यूक्लियर सेक्टर में। ठीक, तो तुमको पता है कि भाई 123 एग्रीमेंट हुआ है। ये क्या है? इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील है। इंडिया प्लस यूएस के साथ न्यूक्लियर डील है। देखो समझो एक बात, कोई भी कंट्री जब तक एनपीटी साइन नहीं करती है, समझ में आ गया? कोई भी कंट्री ने अगर एनपीटी से साइन नहीं किया है,
अगर एनपीटी साइन नहीं किया है तो उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं मिलती किसी भी दुनिया से, समझ में आएगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उस देश को नहीं दी जाएगी, प्लस देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं दी जाएगा और न्यूक्लियर फ्यूल भी नहीं दिया जाता, न्यूक्लियर फ्यूल ईंधन भी नहीं दिए जाएंगे, जैसे यूरेनियम वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा अगर आपने एनपीटी से साइन नहीं किया है तो, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक। प्लस अगर आपने एनपीटी साइन नहीं किया तो आपको एनएसजी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, समझ में आ गया, एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलेगी। एनएसजी की सदस्यता ये जो सब है ना, ये सब चीज़ अगर कोई एनएसजी का मेंबर अगर बन जाता है, न्यूक्लियर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक। अगर इसका सदस्य कोई बन गया, इसका सदस्य अगर आप बन गए तो आपको टेक्नोलॉजी भी दूसरे देश देते हैं और ईंधन भी देते हैं, समझ में आ गया, ईंधन भी मिल जाता है और टेक्नोलॉजी, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एनएसजी का सदस्य बनने के लिए पहले क्या होता है, एनपीटी साइन करो। एनएसजी, इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है, इंडिया ने किया है क्या, इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है। जब एनपीटी साइन नहीं किया है तो आप इसके भी सदस्य नहीं होगे, जब इसके सदस्य नहीं होगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, ईंधन भी नहीं मिलेगा और टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलेगी, ये होता है बेसिक फंडा। लेकिन हमने क्या करा है, यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिसको बोलते हैं 1, 2, 3। तो इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद यूएस ने क्या करा है कि बहुत सारे कंट्रियों को बोल दिया है कि भाई भले ही इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है, एनएसजी साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, फिर भी उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल हम दे सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडिया का जो पिछला इतिहास हमने देखा है, इंडिया ने कभी भी एक नॉन रेस्पॉन्सिबल, समझ में आ गया, नॉन रेस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट नहीं किया है, हमेशा एक उत्तरदायित्व सरकार की तरह वो बिहेव करता है, समझ में आ गया। एक राज्य जिसको पूरी तरीके से उत्तरदायित्व होना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो सारी कंडीशन इंडिया फुलफिल करता है, इसीलिए हम उसको ये छूट देते हैं कि भले एनपीटी साइन नहीं किया हो, एनएसजी साइन नहीं किया हो, पर उसको टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल दोनों दे सकते हैं, समझ में आ गया। ये है 1-2 एग्रीमेंट, तो ये इंडिया का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ये बात, क्लियर है, बोलो तो मिटाऊं मैं आगे। तो ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मिटा दूं, अरे बोलो, मत बोलो, चलो नेक्स्ट देखो, इंडिया 2018 में न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है, न्यूक्लियर ट्रायड, TRIAD, न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है। हेलो, पूरा बेकार हो गया तुम्हारा, कहा, हाँ तो बस अब तुम जानो, एक पॉइंट जो पहला बता दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट था, तो वो तो घूम गया पूरा, ये सब पहले सोच के बैठना चाहिए, अब गौरव से पढ़ लेना ये सब। सेकेंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो तुम भूल गए, अब ये सब पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। चलो सेकेंड पॉइंट देखो, इंडिया का अचीवमेंट, या तो आप डिस्कनेक्ट ही कर दो। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब क्या होता है, कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर जो मिलिट्री फील्ड में, समझ में आ गया, मिलिट्री सेक्टर में
अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स को समझ में आ गया, एयर से लॉन्च कर सकता है, वाटर से भी लॉन्च कर सकता है और लैंड से भी लॉन्च कर सकता है। समझ में आ गया। कोई भी देश जो ऐसे हथियार, न्यूक्लियर रहित हथियारों को समुद्र से, मतलब पानी से, ठीक है, हवा से, वायु से या भू से, ठीक है ना, लैंड से, वाटर से या एयर से, तीनों से जिनके पास ये कैपेसिटी होती है उनको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। समझ में आ गया। और इंडिया एक न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री बन चुका है 2018 में। ये दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, थर्ड अचीवमेंट, इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। समझ में आ गया। क्लियर है। एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का मतलब क्या होता है भाई, न्यूक्लियर जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसका ऐसे सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना आपके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिससे बाद में कभी कोई गड़बड़ हो सके। समझ में। इसीलिए इंडिया एक न्यूक्लियर रेस्पॉन्सिबल स्टेट है। क्लियर है ये बात। ठीक। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट, अभी के समय में, एट प्रेजेंट क्या न्यूक्लियर एनर्जी से कितने प्रतिशत बिजली हम बनाते हैं? 2% इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो भी आती है वो न्यूक्लियर से आ रही है। समझा क्या। देश में हम जितनी भी बिजली उत्पादन कर रहे हैं ना, उसमें से 2% कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। प्लान कितना है भाई? प्लान है कि भाई 2052 में हमारी जो 2075 गीगावाट है, 2075 गीगावाट, ये कहाँ से आना चाहिए? ये आना चाहिए न्यूक्लियर सेक्टर्स। समझा क्या। हमारा ये एक अचीवमेंट हमने रखा है भाई। हम चाहते हैं कि 2052 तक 2075 गीगावाट जो भी आए वो काहे से आए? न्यूक्लियर से आए। समझा कि हम न्यूक्लियर से बिजली उत्पादन करें। ठीक, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखो, मिटा दूं? हेलो, मिटा दूं क्या? ठीक है। ठीक। नेक्स्ट अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट, जिसको बोलते हैं इंडिया ने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्रोग्राम चला रहा है। ठीक है ना। 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इंडिया चला रहा है। ये किसने चालू किया था? ये होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा चालू किया था 1950 ईस्वी, मतलब 1950s के समय में। समझ में आ गया। ये क्या है? अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा। ठीक है, इस पे आ रहे हैं अभी। क्या है ये? ठीक है ना। ये है सीधा सीधा एक क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है। ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमपीपीएससी में सीधा सीधा ये आपको 11 मार्क्स में भी आ सकता है और ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, क्या है ये अभी देख रहे हैं आगे। क्लियर। ठीक। अब देखो नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है इंडिया की। इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनाया हुआ है ये सब चीज को रेगुलेट करने के लिए। 1962 में ये एक्ट आया था। ठीक है ना। काहे के लिए? किसको लागू करने के लिए? टू इम्प्लीमेंट ये जो भी न्यूक्लियर पावर ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो होमी जहांगीर बाबा जी ने लॉन्च किया है ना,
ठीक है। इसको लागू कराने के लिए पावर इंडिया में जो भी पावर सेक्टर में काम चलेगा वो कौन से एक्ट के तहत चलता है, तो इसके तहत चलता है। समझ में आ गया। बाकी इंडिया ने अभी अचीवमेंट में बताया ना कि जो जो फैसिलिटीज अभी पिछले में देखा है हमने, जो जो भी जैसे एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है इंडिया के पास, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल बना लिया है इंडिया ने। ठीक, पूरा साइकिल मतलब समझ में आएगा ना कि भाई पावर जनरेट करने से पहले का पूरा प्रोसेस, बाद का पूरा प्रोसेस, सारी फैसिलिटी इंडिया के पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या लिखना है तुमको कि भाई इंडिया के पास न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पूरा डेवलप्ड है। ठीक है ना, डेवलप्ड है, पूरी तरीके से विकसित है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, क्लियर। और इंडिया के पास एक चीज याद रख लो, ENR टेक्नोलॉजी है। ENR टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? EN मतलब होता है एनरिचमेंट करना, और R मतलब होता है रीप्रोसेसिंग करना। ये सब क्या है देखा था ना कल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में, इसमें कल देखा था ना कि एनरिचमेंट कैसे करते हैं, रीप्रोसेसिंग कैसे होता है, ये सब कल देख चुके हैं हम। तो ये वाली ENR टेक्नोलॉजी जिस कंट्री के पास होती है ना, तो वो मतलब न्यूक्लियर का कैसे भी यूज़ कर सकता है। वो चाहेगा तो सिविल में, तो सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकता है, मतलब सीधा बिजली वगैरह उत्पादन करने के लिए, और वो चाहेगा तो मिलिट्री में भी यूज़ कर सकता है, मतलब मिलिट्री पर्पस के लिए, मतलब क्या यूज़ करने के लिए, हथियार वगैरह बनाने के लिए। ये ENR टेक्नोलॉजी कहलाती है। ENR टेक्नोलॉजी होना मतलब किसी भी देश, ईरान के पास यही तो है, और इसी में तो काम कर रहा है वो। अगर इस पे काम कर लेगा वो, तो फिर इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ये नहीं चाहते कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी आएगा तो आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहोगे और खुद से ही सब कुछ कर लोगे। खुद से ही सब कुछ कर लोगे तो फिर आप अगर हथियार वगैरह बना लिए तो फिर वो दुनिया के जो भी पीस के लिए है वो सही नहीं है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये? समझ में आ गया। ENR टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है इंडिया के पास, एटॉमिक एनर्जी एक्ट से काम करता है, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, यही अगला अपना टॉपिक है। क्लियर है ये बात? ठीक, अब देखो, और ये अचीवमेंट, ये इसमें तो सब कुछ, एक चीज तो भूलना नहीं है अचीवमेंट में, क्या? इंडिया के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज मतलब समझ रहे हो? न्यूक्लियर फैसिलिटीज मतलब जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करके हम बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है ना, जहां पर बिजली उत्पादन करेंगे उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज मतलब प्लेस वेयर न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर्क, जहां पे ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो ये बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी जगह पर है। समझ में आ गया? वो देखेंगे आगे पूरी लिस्ट है कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सब अचीवमेंट है, ये सब याद रखना। ठीक, समझ में आ गया? सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, मिटाऊं? अब देखो, अब अभी जो डिस्कनेक्ट हो गए थे एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, जो पहला पॉइंट था मेजर अचीवमेंट में, सबसे बड़े अचीवमेंट में, देखो जो छूट गया था उसको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, जो पहला पॉइंट डिस्कनेक्ट हो गया था ना उसके लिए। आ रही आवाज? हाँ चलो, 123 एग्रीमेंट, ये था पहला पॉइंट। इंडिया ने साइन किया, इसको बोलते हैं इंडो, मतलब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर डील, अब देखो इस डील में क्या होता है। देखो, आमतौर पर आपको न्यूक्लियर फैसिलिटी चलाने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियर फैसिलिटी, टू रन न्यूक्लियर फैसिलिटी आपको दो चीज चाहिए, क्या? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और दूसरा चाहिए न्यूक्लियर फ्यूल, है ना। इन दोनों के बिना आप नहीं चला सकते। ठीक,
अब ये दोनों ही टेक्नोलॉजी और फ्यूल किसी देश के पास तो होगी नहीं, मतलब होगी भी तो भाई वो डेवलप्ड कंट्री होगा, वो शेयर नहीं करेगा, और इंडिया जैसे कंट्री में ये सब है नहीं। तो अब क्या किया जाएगा? अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए तो क्या होता है, आपको एनएसजी का मेंबर होना पड़ता है। समझ में आ गया? एनएसजी का मेंबर अगर आप हो तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। समझ में आ गया? ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, एनएसजी मतलब होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का अगर आप मेंबर हो तो आपको फ्यूल भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूक्लियर फैसिलिटी चला सकते हो। समझ में क्या? लेकिन इसका मेंबर बनने के लिए आपको एनपीटी साइन करना पड़ता है। इसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक, ये क्या ट्रीटी है? ये एक ट्रीटी है जिसमें सारे कंट्री जब इसको साइन करते हैं तो ये मानते हैं कि भाई हमारे देश में जितने भी न्यूक्लियर मिलिट्री के लिए हमने जितने भी हथियार वगैरह रखे थे वो सब हम खत्म कर देंगे। ये हथियार किसी के हाथ में, दूसरे ऐसे जो नॉन रेस्पॉन्सिबल कंट्री होते हैं उनके हाथ में जाने नहीं देंगे, जैसे कि पाकिस्तान। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नॉर्थ कोरिया, ऐसे कंट्रीज के हाथ में फैलने से बचाना है, ये सब साइन करना था, ये सब इस ट्रीटी के अंदर होता है। लेकिन इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, इंडिया इसको साइन नहीं किया। समझ में आ गया? इसको क्यों नहीं साइन किया है? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है। कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है कि भाई जो ऑलरेडी जिसके पास ये हथियार है उनको मनाही नहीं है, जैसे P5 ऑस्ट्रेलिया बोलो, यूएस, यूके, रसिया, चाइना, समझा क्या, और फ्रांस, ये सब कंट्रीज को वो क्या बोलता है कि आप हथियार रखे रह सकते हो, बाकी ये लोग ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये लोग हथियार नहीं रखेंगे। समझा क्या? ये सब बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है। ये क्या क्या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, अभी नेक्स्ट थोड़े देर में ये आ रहा है। तो इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। ठीक है, इसको अगर आपने साइन नहीं किया तो आप एनएसजी के मेंबर भी नहीं बन सकते। एनएसजी के मेंबर नहीं बन सकते तो आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, और आपको फ्यूल नहीं मिलेगा तो आप ये न्यूक्लियर फैसिलिटी चला नहीं सकते। तो इसको चेक करने के लिए इंडिया ने क्या किया, 123 एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने यूएस से ये मनवा लिया कि भाई भले ही हमने ये साइन नहीं किया है, एनपीटी भी साइन नहीं किया है, एनएसजी भी नहीं साइन किया, पर आप हमको ये छूट दे दीजिए कि भाई हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ले पाए और न्यूक्लियर फ्यूल भी ले पाए। तो यूएस क्या कर रहा है, हमको ये छूट दे के रखा है कि भाई क्यों आप भले ही ये नहीं साइन किया है, आपने इसको भी साइन नहीं किया, आपने इसको भी नहीं साइन किया है, सॉरी ये नहीं साइन किया है और ये भी नहीं साइन किया है, फिर भी आपको ये टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, ये टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, ताकि आप अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज चला सको। ऐसा यूएस ने क्यों किया है? क्योंकि यूएस बोलता है कि भाई इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट है। आज तक इसका इतिहास अगर हम देखें तो भाई कभी भी इसने न्यूक्लियर को लेकर के किसी को धमकाया नहीं। न्यूक्लियर को लेकर के हमेशा ये एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा ही करता है। तो इसीलिए इंडिया को उसने छूट दे दी। अब ये छूट दे दी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी कंट्री से, समझ में आ गया, जो भी यूएस के अलाइज हैं उन कंट्रीज से हम क्या न्यूक्लियर फ्यूल भी ले सकते हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। इसी के चलते चलते हम बहुत सारी कंट्री से न्यूक्लियर डील करते हैं। न्यूक्लियर डील जिसमें हमको क्या मिलती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम उससे टेक्नोलॉजी लेते हैं, और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर डील में हम फ्यूल चाहिए तो फ्यूल हमको मिलने लगता है। जैसे कि हम कजाकिस्तान से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से हम यूरेनियम वगैरह का इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, ताकि हम ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अपनी चला सकें। समझ में आ गई बात? तो ये था पहला पॉइंट जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का। क्लियर है? न्यूक्लियर सेक्टर में क्लियर है ये बात? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कभी भी आए इंडिया का अचीवमेंट तो 123 एग्रीमेंट जरूर लिखना। समझ में आ गया? न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर ट्रायड, हमने मिलिट्री सेक्टर में बहुत अच्छा है, हमने उनके साथ कोऑपरेट किया है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज को उस जैसे एक और बड़ी अचीवमेंट है, पता है, जापान एक ऐसा एकमात्र, जापान कभी किसी भी कंट्री के साथ कोई भी न्यूक्लियर डील नहीं करता। एक अचीवमेंट और लिख लो, इंडिया जापान न्यूक्लियर डील। ये क्यों अचीवमेंट है समझो। एक और अचीवमेंट उसी में लिखो, इंडिया
और जापान न्यूक्लियर डील। देखो जापान ऐसा कंट्री है वो जिसके ऊपर एकमात्र कंट्री है जिसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा हुआ है, समझ में आ गया। तो ये किसी ने भी कंट्री ने अगर एनपीटी साइन नहीं किया है, समझ में आ गया, तो उसके साथ कोई भी न्यूक्लियर डील जापान नहीं करता, न्यूक्लियर डील नहीं करता, समझ में आ गया। ठीक, कोई भी न्यूक्लियर डील नहीं करेगा जापान। लेकिन इंडिया इंडिया ने एनपीटी साइन किया है क्या? नहीं किया है, फिर भी जापान ने न्यूक्लियर डील साइन किया है, समझ में आ गया। अब इस न्यूक्लियर डील में क्या क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह, न्यूक्लियर रिएक्टर जो बिजली उत्पादन करना है, वो सब फैसिलिटीज इंडिया में स्टैब्लिश करेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बनाएगा, समझ में आ गया। ठीक, अलग अलग प्लांट, लोन देगा इन सब चीज़ों के लिए, पैसा इन्वेस्ट करेगा, ऐसा करने का काम ये जापान ने बोला हुआ है। ठीक, लेकिन ये याद रखना है कि भाई किसी के साथ साइन नहीं करता, बट इंडिया के साथ करता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पर एक सेपरेट लेक्चर ले लेंगे। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूक्लियर टेस्ट एंड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है और जो न्यूक्लियर मतलब परमाणु नीति है जो, ठीक, जो भी परमाणु नीति है वो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट उठाते हैं, फिर परमाणु नीति। तो अब देखो, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कब किया था? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था 1974 में, समझ में आ गया। ये इसका नाम क्या है? इसको बोलते थे हम स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, एक न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया है इंडिया ने, और एक न्यूक्लियर टेस्ट, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो हमने कब किया है? सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया है 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं? पोखरान वन। पोखरान वन कहाँ पे किया गया था? पोखरान में किया था। ठीक है, कहाँ है ये? राजस्थान। ठीक, ये कहाँ पे किया था? ये भी पोखरान, इसको बोलते हैं पोखरान टू। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति या फिर ऑपरेशन शक्ति 98 लिखा रहता है। 98 मतलब समझ में आ गया ना, 1998 में किया था ये। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये तो दो न्यूक्लियर टेस्ट याद रख लेना, ये प्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस में क्या आ जाएगा ये कि स्माइलिंग बुद्धा क्या है। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति क्या है, तो थोड़ा सा ये याद रखना। 3 मार्क्स से ज्यादा, 2 मार्क्स से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ूं, परमाणु नीति करें? ठीक है, चलो। ठीक है, अब समझते हैं हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। पहले तो उसका मतलब समझेंगे। ठीक, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक, मतलब परमाणु नीति। ठीक, परमाणु नीति क्या होती है? देखो समझो, किसी भी देश में कोई भी स्टेट मतलब कोई भी देश हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी देश, उसका न्यूक्लियर वेपन, जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, समझ में आ गया, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
समझ में आ गया? वो अपने इन हथियारों का यूज वॉर के समय में, जब वॉर होता है, और जब पीस के समय में, समझ में आ गया? जब नॉर्मल समय में और वॉर के समय में कब और कैसे यूज करेगा, उस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। समझ में आ गया? कि भाई कोई भी देश, जो देश कैसा हो, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हो, वो उनका इस्तेमाल, समझ में आ गया? वॉर के समय मतलब जब युद्ध समय चल रहा हो और जब पीस समय हो रहा है, तब उसका कैसे यूज करता है, ठीक है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? कि उसको बोलते हैं परमाणु नीति। समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गई बात? मतलब ये कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज क्या, न्यूक्लियर वेपन, कब, पीस के समय में और वॉर के समय में, ठीक है? ये जो चीज बताती है, जो ये नीति होती है किसी भी देश की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। समझ में आ गया? दूसरा, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या करता है? किसी भी डेटरेंस क्रिएट करता है। डेटरेंस क्रिएट मतलब क्रिएट्स डेटरेंस। डेटरेंस मतलब कोई भी देश, मान लो कि भाई चाइना है, इंडिया पे हमला करना चाहता है, तो अगर उसको पता है कि भाई इस देश के पास न्यूक्लियर हथियार है, तो वो क्या इंडिया पे हमला करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया पे अगर मैंने हमला किया तो वो मेरे पर दोबारा से काउंटर करके हमला कर देगा। समझ में आ गया? इसीलिए डेटरेंस मतलब दूसरों को डरा करके रखता है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो होती है। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्या करता है ये? स्टेट मतलब कोई भी देश हो सकता है जो कि कैसा है, न्यूक्लियर वेपन है जिसके पास, उन स्टेट को क्या करता है? गाइड करता है। समझ में आ गया? गाइड करता है किस चीज के लिए? ताकि वो अपने हथियार को यूज करे, कब? वॉर के समय में। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट मेन तो यही होता है भाई, वॉर के समय में हमको एक दिशा मिल जाती है कि भाई हमको अपना जो भी हथियार है उसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो फिर ज्यादा कचपिच नहीं रहता कि भाई अभी यूज करें कि नहीं करें। जब सब कुछ पहले से ही पता है तो हम उस अनुसार अपने स्टेप्स, कौन सा स्टेप कब लेना चाहिए, ये सब हमको पहले से ही पता रहता है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है। ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमने कब अपनाई थी? तो ये आई थी हमारी 2003 में। 2003 में हमने इसको एडॉप्ट किया था। समझा क्या? 2003 में ही आया था। ठीक, क्लियर है ये? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो हमारी एक परमाणु नीति और क्या बोलती है, एक चीज और बोल रही है ये, कि हमारा जो हम ये न्यूक्लियर, देखो समझो इसको, ये है इंडिया, इंडिया, और ये है दूसरी कंट्री, अदर कंट्री। इंडिया क्या बोलता है कि भाई हम यहां से मान लो न्यूक्लियर अटैक होता है हमारे ऊपर, जब हम पर न्यूक्लियर अटैक होगा ना, जब हम पर न्यूक्लियर अटैक हो तभी हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक किसी ने नहीं किया तो हम उस पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अब ये न्यूक्लियर अटैक इंडिया पे करना मतलब इंडिया की टेरिटरी में करना, या फिर इंडियन आर्म फोर्स पर करना। आर्म फोर्स मतलब जो भी, चाहे आर्मी पर अटैक कर रहे हो, ठीक है, या फिर नेवी पर अटैक कर रहे हो, न्यूक्लियर अटैक अगर इन पर होता तब भी वही माना जाएगा, किसी क्षेत्र पर कर रहे हो तब भी वो न्यूक्लियर अटैक माना जाएगा। ठीक ठीक। मतलब हम यूज कर रहे हैं काहे पर? अपने आप को बचाने के लिए। इसको बोलते हैं कि हम यूज कर रहे हैं किस चीज पर? रिटेलिएशन करने के लिए। रिटेलिएशन मतलब अगर तुमने हम पर हमला करा तब हम आप पर अटैक करेंगे। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं रिटेलिएशन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, रिटेलिएशन मतलब समझ में आएगा ना कि भाई हम जवाबी कार्रवाई करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है ना? हम न्यूक्लियर हथियार क्यों रखते हैं? हम ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्यों बनाया है? ताकि सामने वाली कंट्री पर एक डर बना रहे। इसको बोलते हैं कि भाई मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस। मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस मतलब भाई
उस सामने वाली कंट्री में एक डर की भावना रहे कि भाई मैंने अगर इस पर अटैक कर दिया ना न्यूक्लियर से, तो ये वाला देश क्या करेगा, मेरे पर काउंटर करेगा। और एक चीज और समझ लो कि इस कंट्री ने मान लो एक न्यूक्लियर छोड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया भी एक ही छोड़ेगा। अगर आपने पहले न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो फिर आप हम जो रिटर्न करेंगे ना उसकी कोई क्षमता नहीं होगी। ये मत समझिए कि हमने थोड़े से तो अटैक किया तो आप भी थोड़ा सा ही अटैक करोगे। इसीलिए ये म्यूचुअल मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस की ये हमने पॉलिसी रखी हुई है, ताकि भाई आपको एक डिटरेंस बना रहे। समझा क्या? अब ये हम करेंगे कब, अगर ये डिटरेंस फेल हो जाता है। समझा क्या? एक तो पहले हम अटैक नहीं करेंगे, हमने सिर्फ आपको डराने के लिए न्यूक्लियर हथियार रखा है। अगर आप फिर भी अगर ये फेल हो जाता है, अगर आप डर भी नहीं रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन कब करेंगे वो तो पहले ही हमने बोल दिया कि जब आप हम पर अटैक करोगे। इसी को बोलते हैं नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज मतलब क्या होता है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मतलब हम पहले अटैक नहीं करेंगे, पहले आप अगर हम पर अटैक करोगे तब हम जवाबी कार्रवाई करने के लिए अटैक करेंगे। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। समझ में आ गया? दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, समझो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ये कि हम कभी भी एक नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक कभी नहीं करेंगे। समझ लो, इंडिया के पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर स्टेट है इंडिया, है ना, इंडिया के पास न्यूक्लियर हथियार है। मान लो श्रीलंका है, श्रीलंका के पास न्यूक्लियर हथियार है क्या? मान लो नहीं है, न्यूक्लियर स्टेट इसके पास नहीं है अगर, तो हम कभी भी इस पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। ये याद रख लो, न्यूक्लियर अटैक कभी भी नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? ये होता है एक और पॉलिसी है, उसी के अंदर सब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हम ये सब यूज कौन करेगा? समझ में आ गया? अटैक करने का, ये जो न्यूक्लियर अटैक का है ना, न्यूक्लियर अटैक का जो भी करने का काम है, ये सब कौन करेगा? तो ये सिविलियन अथॉरिटी करेगी, सिविलियन लीडरशिप, ना कि मिलिट्री लीडरशिप नहीं करेगी। ये करेगी, ये नहीं करेगी। मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का मतलब समझो, आर्मी वगैरह इसका यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? मतलब मान लो कि भाई पाकिस्तान पे मान लो न्यूक्लियर अटैक करना है, तो कभी भी कोई मिलिट्री उसका कंट्रोल रूम हैंडल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जब तक उसका ऑर्डर कौन निकाल सकता है? सिविलियन अथॉरिटी, मतलब वो भी कौन निकालता है? पीएम, पीएमओ के अंदर में होता है ये। समझ में आ गया? पीएम ही ऑर्डर निकालेंगे, अपने से कभी भी मिलिट्री लीडरशिप इसका यूज नहीं कर सकती, मिलिट्री न्यूक्लियर अटैक का। समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गया? सिविलियन लीडरशिप मतलब, सिविलियन मतलब जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं ना, प्रतिनिधि, वही यूज कर सकते हैं। और उसमें भी कौन? पीएमओ, जो जनता द्वारा चुने हैं, क्योंकि जवाबदेही किसकी होगी? जो जनता द्वारा चुने हुए हैं। समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट बताया ना, रिटेलिएशन में जो भी अटैक होगा, रिटेलिएशन में होगा, मतलब पहले आप अटैक करोगे फिर हम यूज करेंगे। इस केस में जो भी इंडिया अटैक करेगा वो फुल स्केल में अटैक करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक हथियार, एक ही न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी है तो हम भी एक ही छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ में आ गया? ये है आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। क्लियर है? हाँ या ना बोलो उधर से। मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस का मतलब समझ में आ गया ना, कि भाई हम पहले क्या चाहेंगे कि भाई आप थोड़ा सा एक बात दिमाग में रख लो अपने, कि भाई आपको हम पर अटैक नहीं करना है। अगर आप अटैक करोगे तो हम आप पर फुल स्केल से अटैक करेंगे। इस चीज का अपने दिमाग में बैठा लो। समझ में आ गया?